तो जैसा कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, फार्मर्स मार्च लाइकली इन कैपिटल टुडे स्टॉक्स ओवर एमएसपी कोलैप्स। तो इसको लेकर के क्या डेवलपमेंट हुई, और साथ ही साथ दिल्ली में जो है बैरिकेड्स पुट किए गए हैं ताकि फार्मर जो है वो दिल्ली में ज़्यादा इंटर ना कर सकें धरना प्रदर्शन को लेके। यहाँ पे डर बना हुआ था। और जैसा कि मैंने अभी का न्यूज़ चेक किया तो सेक्शन 144 लगाया जा चुका है वहाँ पे एट द उत्तर प्रदेश बॉर्डर्स टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज एंड बल्क एसएमएस को भी जो है उसको बंद कर दिया गया है इन 13 टिल February 13 इन द 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद। तो ये इशू क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बट साथ ही साथ हमारा फोकस जो है वो हमारे एग्जाम्स पे होने चाहिए। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूंगा। अब ये हमारे एग्जाम में कहाँ सेट होगा, तो पहली चीज़ तो देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी से आपको लिंक होगा, क्योंकि फार्मर्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वहाँ पे उनकी डिमांड्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से भी डील होगा, जैसे कि आपका जीएस पेपर 2 में एक जो सेक्शन है, दैट इज़ द डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस। ठीक है, तो जो आपको प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उसके उसके टर्म्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो जीएस पेपर 3 है, तो जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जो आपका एग्रीकल्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है तो ऑलमोस्ट आपका जीडीपी का 18 to 20% इसका कंट्रीब्यूशन होता है इन द जीडीपी। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 45 to 50% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं आपको एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। तो उनका डेवलपमेंट के बिना हम देश के डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर सकते, और उसमें कोई भी रिलेटेड उसमें आपको जो चीज़ें चेंज होती है तो कहीं ना कहीं हमें उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। सो अगर आप देखें कि इससे क्वेश्चन, तो यू कैन फाइंड दैट वेरियस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, नॉट डायरेक्टली आपको इस टॉपिक से नहीं ऐसे पूछा गया है, पर कहीं ना कहीं लिंक जरूर हो जाएंगे इन टॉपिक से। जैसे कि आप देखो कि प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, राइट। साथ ही साथ हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, ये भी आप देख सकते हैं। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। तो आप बार बार देखो कि इस तरीके के सवाल जो है वो आपको दिख रहे हैं। साथ ही साथ इनडायरेक्टली लिंक करता हुआ इनके जो डिमांड्स हैं, देयर इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट एग्रीकल्चरल एपीएमसी सेटअप अंडर द स्टेट सेप हैज नॉट ओनली इम्पीडेड the development of agriculture but also have the cause of food inflation in India critically examined। तो अब देखिए कि किस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको लिंक हो रहे हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली आपको व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट, हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम द लो इनकम ट्रैक। सो यू कैन फाइंड कि देयर आर वेरियस क्वेश्चंस कैन बी लिंक्ड। तो हम इनके पहले डिमांड को समझते हैं और फिर जो है हम एनालाइज करने का यहाँ से प्रयास करेंगे। बात कहानी चली थी कि जब आपको 3 लॉज पास हुए थे 2020 में, वो 3 लॉज क्या क्या थे, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। और इसने कहा था कि भाई जो एपीएमसी हैं वो एपीएमसी के बाहर भी जो फार्मर्स होंगे वो अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइसेंस होल्डर होगा, द ट्रेडर कैन बाई द प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर एट म्यूचुअली एग्रीड प्राइस। ठीक है, तो इसके जो है आपको कहीं ना कहीं एपीएमसी से बाहर खरीद बिक्री करने की जो बात हुई थी उसको लेकर के ये एक एक्ट पास हुआ था। जो दूसरा एक्ट था, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज अलाउ फार्मर्स टू डू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट भी कहा गया था। और तीसरा दैट वाज द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें यह हुआ था कि नाउ दिस लॉ विल फ्री आइटम्स सच एज फूड ग्रेन, पल्सेज, एडिबल ऑयल्स एंड ओनियंस फ्रॉम ट्रेड एक्सेप्ट इन ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो जो आपको इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो आप स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको लेकर के जो हमारा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मानना था कि भाई इसके वजह से जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको ये एक्ट लेके आई थी। हालांकि ये तीनों के तीनों एक्ट जो हैं आपको वापस लिए गए थे, तीनों के लॉज जो थे। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द कंट्री एंड ही सेड दैट दिस लॉज विल बी विथड्रॉन। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे बात हुई थी कि भाई किसानों की और जो मांगे थी उन मांगों को लेकर के कमेटी बनाई जाएगी, और उसके हिसाब से जो उनका एक मेजर डिमांड था कि एमएसपी को लेकर के कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको लॉ बना के हमारे को दिया जाए। तो उसको लेकर के जो बात चल रही थी वो बात बनी नहीं, और उसके बाद फार्मर्स ने जो है इस पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। हम जो है समझने का प्रयास करते हैं कि फार्मर्स की डिमांड क्या है। तो 7 पॉइंट चार्टर इन्होंने दिया हुआ है, और इसी 7 पॉइंट चार्टर को हम एनालाइज करेंगे, नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कि ये चीज़ें क्या चल रही हैं। तो जो मेजर डिमांड्स है ये क्या है, दैट इज दे नीड अ गारंटीड एमएसपी एज पर द एमएस स्वामीनाथन कमीशन फॉर्मूला। तो मैं आपको ये डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दैट फ्रीडम फ्रॉम डेप्ट फॉर फार्मर्स, हैग import duties on all agricultural products,
कैंसलेशन ऑफ ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड अदर डील्स विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, उसके बाद अ बैन ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेटाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड अ पेंशन फॉर फार्मर्स। तो ये 7 डिमांड हैं और मैं आपको ब्रीफ में इन डिमांड्स को एनालाइज करने का प्रयास करूंगा कि ये किस हद तक या क्या इसमें इशू हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं। सो पहली बात करें एमएसपी की, तो भाई एमएसपी जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है और ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अलाउंस करती है आपको बिफोर द हार्वेस्टिंग सीजन, और ये जो है आपको 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है। अब इसको पहला तो इशू है, आपने टर्म देखा कि स्वामीनाथन फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये स्वामीनाथन फॉर्मूला है क्या, देखो एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग जो है फॉर्मूलाज अलग अलग कमिटीज ने बनाई हैं। जैसे एक मेथड A1 मेथड, तो A1 मेथड क्या कहता है, ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस इन कैश इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो जो आपको खर्च आता है, जितना भी खर्च आता है, चाहे आप लोगों को हायर करो, मशीन को हायर करो, ठीक है, आप जो सीड्स वगैरह खरीदते हो, आप जो फर्टिलाइजर खरीदते हो, उनको खरीदने के लिए जो कॉस्ट आता है वो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो A1 मेथड कहते हैं। उसी में अगर आप ऐड कर देते हो रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड, ठीक है, अगर आपने ज़मीन ले रखा है किराए पर, उसके लिए ऐड करते हो, उसका भी प्राइस ऐड किया जाता है, तो A1 प्लस A2 हो जाता है। इसके अलावा B1 मेथड जो होता है A1 प्लस इंटरेस्ट ऑन द वैल्यू ऑफ ओन्ड कैपिटल एसेट। अब जैसे किसी का खुद का ज़मीन है तो उसका उसका कुछ तो रेंट आपका बन रहा होगा या उसका कैपिटल ज़मीन का कोई प्राइस होगा, तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा तो फिर A1 प्लस B1 भी कर दिया जा सकता है। इसके बाद B2 हो सकता है B1 प्लस द रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड एंड रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड। तो दोनों को ऐड कर दिया गया, इन दोनों को, तो देन अगेन दैट बिकम्स B1। इसके अलावा जो है C1 मेथड, दैट इज द वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर को भी यहाँ पे ऐड किया। अगर मैं खुद की ज़मीन पे खेती कर रहा हूँ तो भाई मेरा भी तो दिन का कुछ बनता है, उसको जब ऐड किया जाता है इन द B1 मेथड में, तो फिर उसको C1 बोलते हैं। C2 मेथड में है जो B2 एंड द क्रेडिटेड विद द वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। तो ये सारे के सारे मेथड अलग अलग मेथड होते हैं। गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है, गवर्नमेंट यूजेज इट्स ओन फॉर्मूला, दैट इज A2 प्लस FL मेथड। इसको बोलते हैं A2 प्लस फैमिली लेबर यानी A2 प्लस FL मेथड। इसमें क्या है, एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। A2 प्लस FL मेथड का मतलब है कि भाई ये जो है A1 आपका ये पूरा का पूरा ये दोनों ऐड होगा, ठीक है, ये सेक्शन ऐड होगा जो आपका खर्च हुआ है, जो ज़मीन का किराया है, साथ ही साथ फैमिली लेबर का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा वो ऐड होता है। तो गवर्नमेंट देन पे फार्मर्स 1.5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ A2 प्लस FL, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है जितना, मान लो कि 100 रुपये आपको खर्च आ रहे हैं A1 प्लस A2 को ऐड करके, 50 रुपये आपका या 100 रुपये आपके लेबर का जोड़ा, और इस पर फिर आपको 1.5 टाइम्स करके इसको दिया जाएगा, यानी कि आपका 200 एंड इंटू 1.5 कर दिया जाएगा, यानी 300 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट करी जाएगी। ये गवर्नमेंट का कहना है। जबकि आपका जो है जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है या फार्मर्स का जो कहना है वो कहना है कि स्वामीनाथन फॉर्मूला के हिसाब से दिया जाए। स्वामीनाथन फॉर्मूला में यहाँ पे A2 प्लस FL के साथ साथ कहीं ना कहीं वहाँ पे बात होती है कि आप इसको भी ऐड कराएं, आपका जो बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें रेंटल वैल्यू वो भी ऐड कराई जाए, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। अब बात करें कि भाई क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हैं फार्मर्स, तो देखो जो डिफरेंस आता है, तो स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो आपका C2 मेथड है, दैट इज द स्वामीनाथन मेथड C2 वाला, इसमें और जो गवर्नमेंट आपको देती है दैट इज A2 प्लस FL, उसको लेकर के कुछ डिफरेंस क्रिएट होता है। और वो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये पुराना डाउन टू अर्थ का मुझे मिला। एंड इसमें अगर उन्होंने कैलकुलेट किया है कुछ अपने बेस्ड ऑन फॉर्मूला, तो क्या कैलकुलेट किया है, जैसे नॉर्मली हम इसको समझते हैं कि जो पैडी कॉमन है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका कितना आ रहा है, अगर धान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है 1166 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। अगर MSP उनको मिलता है तो MSP मिलता है 1749 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। अब जो है इन्होंने MSP इनको मिलनी कितनी चाहिए थी स्वामीनाथन रिकमेंडेशन के हिसाब से, नॉट फ्रॉम द आपको गवर्नमेंट के हिसाब से। तो स्वामीनाथन के हिसाब से इनको मिलनी चाहिए थी 2340, यानी कि करीब करीब 600 रुपये ज़्यादा पर क्विंटल के हिसाब से मिलना चाहिए था। इसी तरीके से आप बाकी क्रॉप्स के लिए भी देख सकते हैं। एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया है, और बाकी MSP फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे आपको कैलकुलेशन किया गया है, आप चार्ट देख सकते हैं। तो ये कहानी रही, और ये आपको डिफरेंस बनता हुआ दिखेगा कि हर क्रॉप में कुछ ना कुछ पर क्विंटल के हिसाब से डिफरेंस आ रहा है। खासी जो आपको महंगे क्रॉप्स होते हैं उनमें आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। जैसे अरहर के लिए आप देखेंगे तो पर क्विंटल पे अराउंड 2000 रुपीज़, यहाँ पे भी 2200 रुपीज़ का डिफरेंस आपको बनता हुआ दिखेगा। तो फार्मर्स की डिमांड है कि भाई आप MSP तो दो ही, परमानेंट करो उसको, साथ ही साथ आप इसको स्वामीनाथन मेथड से भी कैलकुलेट करो।
अब गवर्नमेंट की बात करें कि भाई एमएसपी गवर्नमेंट अगर देती है तो आप देख सकते हैं ये पीआईबी का वेबसाइट है। अपने को एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है कि पहली बात कि एमएसपी किन किन क्रॉप्स पे दी जाती है। तो पहली बात ध्यान रखेंगे कि 22 क्रॉप्स पे दी जाती है। इन क्रॉप्स का नाम याद रखें, आपको प्राइसेस से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे प्राइसेस का जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे पैडी का था तो 2040 हुआ करता था 2022-23 साइकिल में, अभी ये बढ़ के 2183 है। सो अब नाम याद रखें, पैडी, जवार, बाजरा, रागी, मेज, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, ठीक है, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, सेसमम सीड्स, नाइजर सीड, कॉटन। और कॉटन में भी फिर मीडियम स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन करके अलग अलग वेराइटी जो है आपको दिखेंगी। इसके अलावा राबी क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट, बार्ली, ग्राम, मसूर, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सैफ्लावर सॉरी। और उसके अलावा जो अदर क्रॉप्स है दैट इज द कोपरा एंड जूट। अच्छा ध्यान रखें, शुगर केन जो है, शुगर केन को एमएसपी नहीं कहा जाता है। शुगर केन अलग एक्ट के थ्रू कवर होता है जिसको एफआरपी कहते हैं, ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो शुगर केन उसके अंडर में जाता है। अब बात करें कि भाई प्रोक्यूरमेंट गवर्नमेंट कर कितना रही है, तो ओपन प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी फॉलो करी जाती है फॉर द राइस एंड व्हीट यानी पैडी एंड व्हीट के लिए। और इसके वजह से जितना भी अगर उनके पास आएगा गवर्नमेंट के पास तो दे हैव टू परचेज दिस। और यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट की बात करें, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 761 लाख मीट्रिक टन्स इन 2014 टू 1062 लाख मीट्रिक टन्स इन 2022-23, ठीक है, बेनिफिटिंग मोर देन 1.6 करोड़ फार्मर। तो ये हमें नंबर बढ़ा हुआ दिखेगा बट स्टिल यू कैन सी दैट इट इज़ बेनिफिटिंग ओनली 1.6 करोड़ फार्मर्स, ठीक है। अब अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.28 लाख करोड़ की जो है गवर्नमेंट खरीदती है। गवर्नमेंट यहाँ से फिर आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू राशन प्रोवाइड कराती है और थ्रू पीडीएस या बाकी स्कीम्स के लिए जो है गवर्नमेंट का जाता रहता है। तो ये आपको एमएसपी इस अमाउंट तक दी जा रही है। लेकिन इशू यही है कि जैसे कि अब देखोगे तो शांता कुमार कमेटी बनी थी, और ये शांता कुमार कमेटी आपको बनी थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी 2015 में। और इसने कहा था कि भाई ओनली 6% फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड। ये इसकी रिपोर्ट थी कि केवल 6% फार्मर्स को ही ये एमएसपी का आपको बेनिफिट मिल रहा है। स्पेशली फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इनको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है क्योंकि 75 to 80% इनका जो प्रोक्यूरमेंट है वो कहीं ना कहीं एमएसपी के थ्रू हो रहा है। लेकिन बाकी के जगहों पे आपको उतना प्रोक्यूरमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा अपार्ट फ्रॉम राइस एंड व्हीट। एक तो राइस एंड व्हीट में ही होता है जनरली, और उसके अलावा रीजन स्पेसिफिक भी हो जा रहा है। तो इसको लेकर के एक इशू है। फार्मर्स का कहना है कि एमएसपी को परमानेंट किया जाए, बट गवर्नमेंट इस पर नहीं चाहती है इसको परमानेंट करना अभी के लिए। कारण ये है अगर एक बार एमएसपी हो गया, परमानेंट हो गया या लॉ के थ्रू हो जाएगा, तो फिर हम जो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, कि इकोनॉमी हम अपने तरीके से ओपन करेंगे, हम उसमें रेगुलेशन नहीं होगा गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं एमएसपी के आने की वजह से कहीं ना कहीं वो इशू हो जाएगी। अगर आप परमानेंट करते हैं तो बाद में इसको हटाना मुश्किल होगा अगर ज़रूरत पड़े तो। साथ ही साथ गवर्नमेंट कितना कॉस्ट आपको बियर कर पाएगी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। ऑल्सो एमएसपी की वजह से मार्केट डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं। डिस्टॉर्शंस इन द एग्रीकल्चर भी आपको देखने मिलेगा। तो जैसे कि मान लो कि व्हीट एंड पैडी का ही होता है, तो आप देखोगे कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा राइस एंड व्हीट ही उगा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको इन्वायरमेंट पे भी असर पड़ता है, एग्रीकल्चर पे भी असर पड़ता है। तो ये अपने आप में एक पूरा डिस्कशन का विषय है। मैं आपको जस्ट ब्रीफ करा देता हूँ इन टॉपिक्स में कि इशू क्या चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरा इशू था कि भाई डेब्ट्स जो है इनकी डेब्ट्स को माफ़ करी जाए। और अगर डेब्ट्स की बात करेंगे तो ये रिपोर्ट आई थी दैट इज द सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एंड लैंड होल्ड्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया 2019। ये रिपोर्ट आपको 2021 में रिलीज हुई थी, और ये आपको सर्वे किया गया था और पाया गया था कि मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स वेयर इन डेब्ट, ठीक है। तो करीब करीब जो है एवरेज जो डेब्ट है एक फार्मर के ऊपर, एक हाउस होल्ड के ऊपर, तो अराउंड 75,000 रुपये जो है आपको देखने मिलेंगे। However, the percentage of households in debt, however, reduced slightly from 52% as in the previous survey in 2013, but the average debt jumped 57% from rupees 47,000 in 2013। तो देखो यहाँ पे जो है डेप्ट का जो कॉस्ट है, अमाउंट है, वो राइज होता हुआ दिखेगा। अब ये जो बात है, तो पहले ये 51.9% हुआ करता था नंबर ऑफ फार्मर्स, यानी करीब 100 में से 52 फार्मर जो थे वो अनडेप्टेड थे। वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, बट कहीं ना कहीं आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अब इससे ये इशू है, आप एक चीज़ और भी रिलेट किया जा रहा है कि अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की आप डेटा देखेंगे तो पर डे या पर आवर के हिसाब से एक फार्मर का सुसाइड होता है। हालांकि इट्स नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ डेप्थ, या फैमिली इशू भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, बट फार्मर सुसाइड इज अ रियलिटी, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते।
तो ये भी बात रही कि जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट है हम उसको भी क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अब ये बात रही कि भाई ये डेब्ट खत्म करने से क्या इशू आता है, तो इसको भी लेकर के अलग अलग इशू है कि अगर डेब्ट खत्म होता है तो जो आपको स्मॉल फार्मर्स हैं या जो लेबरर्स हैं उनको फ़ायदा नहीं होता है, ये बिगर फार्मर्स लेके जाते हैं। साथ ही ये क्रेडिट कल्चर को भी ख़राब करता है, बैंक्स पे अननेसेसरी बर्डन देता है, आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बढ़ाता है। तो ये बैंकिंग का अलग इशू है, तो ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बात है यहाँ पे कि सर्वे में एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड कहा किसको गया है, तो एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड उसको कहा गया है दैट इज डिफाइंड एज वन रिसीविंग मोर देन ₹4,000 एज वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फील्ड क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, फॉडर क्रॉप्स, प्लांटेशन, इन चीज़ों में जो लोग लगे हुए हैं और उनको 4,000 से ज़्यादा क्या इससे आपको इनकम होता है, एंड दैट हैज़ एटलीस्ट वन मेंबर सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एक घर से एक इंसान कम से कम होना चाहिए एग्रीकल्चर में, और कम से कम इतनी उसकी कमाई होनी चाहिए। तो एवरेज इनकम ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की बात करी जाए तो ये 10,218 हुआ करती थी इन 2019। ये पहुंची है, इसके पहले ये 6,426 हुआ करती थी 2013 में, ये सर्वे का दावा है। ठीक है, तो ये कहानी हमने देखी है, बट हमारा पर्पस ये है कि भाई आप देखेंगे अगर इसको एवरेज इंडियन का जो इनकम है उससे अगर आप लिंक करें तो ये काफ़ी कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और इसके वजह से ही फार्मर्स का डिमांड है कि जो पुरानी डेप्ट है उनको दे दिया जाए। बट देखिए, अगर डेप्ट हम खत्म करते हैं तो ये वन टाइम फेनोमेना नहीं है, आपको बार बार जो है ये डेप्ट खत्म करना पड़ेगा। इससे कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना होगा, हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें आपको एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट का सोचना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं करना होगा कि भाई आपका जो प्रोड्यूस है, जो आपको पोस्ट हार्वेस्ट है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को कम किया जाए, और साथ ही साथ जो है आपको मार्केट उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि उनके सामान बिक सके। तो इसके लिए अशोक दलवाई पैनल जो है, अशोक दलवाई कमेटी बिठाई गई थी और इसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए थे। तो आप एक बार अशोक दलवाई के रिकमेंडेशंस भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आगे बढ़ें कि भाई तीसरा जो था कि आप इंपोर्ट्स को कम कीजिए, इंपोर्ट्स को कम करने की अगर बात है तो आप देखेंगे कि इंडिया में कितना इंपोर्ट्स हुआ है। तो आप ये जो नंबर्स हैं दीज आर इन करोड्स, 100 करोड़ में ये नंबर हैं। तो वेजिटेबल ऑयल, फ्रेश फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, कैश्यूज, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये जो है आपको इंपोर्ट इंडिया में होते रहे इन बिलियन इंडियन रुपीज़। अब बात है कि भाई क्यों इंपोर्ट कम किया जाए। इंपोर्ट अगर आप कम करेंगे या आप इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि मार्केट में जो है सप्लाई वो कम होगी, जो फॉरेन से आपका सप्लाई हो जा रहा है चीप रेट में वो कम होगी, तो इंडियन जो फार्मर्स होंगे, इंडियन फार्मर्स को बेहतर दाम मिल सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पे फार्मर्स की ये डिमांड है। लेकिन अगर आप इससे आपको थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी वैसी चीज़ें हैं जो इंडिया में सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल की हमारे पास ऑलरेडी जो है वो कमी है, हमें इंपोर्ट करके ही फिल करना पड़ता है। पल्सेज जो है वो हमारे लिए इनफ नहीं हो पाते हैं, हमें कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम इसमें कितना कर सकते हैं ये एनालिसिस का सब विषय है आपको। अब जो इंपोर्ट के आइटम्स हैं तो आप देखिए, वेजिटेबल ऑयल, फ्रेश फ्रूट, पल्सेस, नेचुरल रबर, अल्कोहलिक बेवरेजेस। अगर हमारे यहाँ सरप्लस प्रोडक्शन है भी तो वो है व्हीट का, वो है आपको पैडी का, बट हम बाकी चीज़ों को कैसे फुलफिल करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसानों के साथ लेके बात करने की ज़रूरत है। तो ये आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेटा है वो आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ें तो तीसरा था दैट इज़ द एफडीआई। तो एफडीआई हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, कि गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती है, जो फार्मर्स हैं वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये भी बात हुई थी कि भाई एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी जो है, जैसे हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी एफडीआई अगर आएगा तो लोकल सामानों को बूस्ट मिलेगा। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो 100% एफडीआई इज अलाउड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट इनटू इंडिया फॉर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जैसे कि फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटल एंड मशरूम्स अंडर कंट्रोल कंडीशन, तो ये अलाउ है। साथ ही साथ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, एनिमल हस्बेंड्री के लिए अवेलेबल है, एंड सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर नीड्स अलाइड सेक्टर। डायरेक्ट खेती के लिए नहीं, बट खेती से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं उनके डेवलपमेंट के लिए आप देखोगे कि एफडीआई जो है वो अलाउड है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 100% अंडर द गवर्नमेंट रूट आर परमिटेड इन द टी सेक्टर इंक्लूडिंग टी प्लांटेशन। तो प्लांटेशन की अगर बात करेंगे तो डायरेक्टली वो टी में अवेलेबल है। ठीक है, तो एफडीआई भी अलाउड है। अब हम एफडीआई को करें या ना करें इसको लेकर के अलग से एनालिसिस आपको करी जा सकती है कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इशू था वो था इलेक्ट्रिसिटी बिल का, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने चेंजेस करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट जो बिल आया था 2022 में,
उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो था, तो गवर्नमेंट टोल्ड दैट गवर्नमेंट वांट्स टू गिव कंज्यूमर्स अ चॉइस ऑफ मल्टीपल पावर सप्लायर्स एज इज केस विथ मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज। तो जैसे आपके पास ऑप्शन, आपका मोबाइल है, आप जियो का सिम लो या एयरटेल का सिम लो, आप जिससे सर्विस लेना चाहे ले लो, बट इलेक्ट्रिसिटी में वो नहीं अवेलेबल। इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, जिसको कि डिस्कम्स कहा जाता है, ये जो डिस्कम्स हैं ये एक एरिया में लिमिटेड ही होती हैं, एक एरिया में एक ही होता है जनरली, और सभी से उसी से आपको परचेज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का आइडिया था कि हम इस सेक्टर को फ्री करेंगे, हम यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करेंगे, और प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं कि आप जो है किसी की भी किस कंपनी से बिजली खरीदना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट इशू ये हो जाएगा कि फार्मर्स का ये कहना है कि जब अगर आप ये बिल को लेके आ जाएंगे तो जो आपको सब्सिडी मिलती है, पावर सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी देना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आज के डेट में आपको किसानों को सब्सिडी देती है ऑन द पावर कंजम्पशन। तो वो जो आपको एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए, तो ये किसानों का कहना है कि अगर आप ये इस एक्ट को लेके आ गए तो फिर हमें ये सब्सिडी मिलनी जो है वो बंद हो जाएंगी। और भी इशू है इस बिल में, बट ये जो मेजर इशू है किसानों को लेके को ये है। तो आज भी गवर्नमेंट जो है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन करती है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब है कि किसानों से कम रेट लिया जाता है और कॉर्पोरेट हाउसेज या इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो है रेट ज़्यादा लिया जाता है, ताकि एक बैलेंस बना के रखा जाए। लेकिन ये सब्सिडीज़ के वजह से, और साथ ही साथ और भी इशू जो हैं जैसे AT&C लॉसेस, तो एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड कंजम्पशन जो लॉसेज होते हैं उसके वजह से डिस्कम्स जो हैं बराबर घाटे में चल रही हैं। और करीब करीब इंडिया में अगर डिस्कम्स को जोड़ दें तो 5 लाख करोड़ का से ऊपर का इन पे डेप्ट हुआ पड़ा है। तो ये कैसे फुलफिल करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या जो है वो बनी हुई है, और ये देखना होगा कि कैसे इसको गवर्नमेंट डील करती है। नेक्स्ट जो है, कहीं ना कहीं बात हुई है कि पेंशन्स की, कि भाई फार्मर्स को पेंशन दिया जाए। पेंशन्स को देखो, एक इशू है कि पेंशन्स हम कितना दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स जो है वो चलाती रहती है। जैसे आई एम जस्ट एन एग्जांपल, मैंने आपको सब्सिडी का एग्जांपल लिया। अब सब्सिडी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडी जो है वो कितना देती है, तो आप देखो कि ये आपको डेटा है ड्यूरिंग द 2022-23 का ऑलमोस्ट 1,63,000 करोड़ का जो है वो सब्सिडी बिल है। तो आप 1.6 लाख करोड़ भी अगर एस्टिमेट याद रखें तो इतना केवल और केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी है, राइट। तो यूरिया के लिए अलग टाइप से मिलता है एंड PN के अलग टाइप से मिलता है, ये हम कभी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इतना ये सब्सिडी बिल है, तो क्या गवर्नमेंट पेंशन देगी, तो क्या ये सब्सिडी कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं, ये भी एक सवाल आपको दिखेगा। साथ ही साथ आप देखो कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। जैसे आपको PM किसान चल रहा है, तो PM किसान के थ्रू आपको क्या हो रहा है, आपको 6,000 का पर ईयर आपको फार्मर्स को दिया जा रहा है। तो इट्स अ डायरेक्ट, इट्स अ सब्सिडी एज वेल। तो अगर हम पेंशन दे पाएंगे, तो अगर आप समझो कि 50% की हमने बात करी कि 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारा कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, तो हम क्या उतने पॉपुलेशन को पेंशन दे पाने में सक्षम है। साथ ही साथ अब इसको अगर हम पेंशन देंगे भी तो किसके थ्रू देंगे, वी विल गिव जिसके पास लैंड होगी। अब लैंड होगी तो ये जिससे जो सबसे छोटे किसान हैं या जो ऐसे हैं जो फार्म लेबरर्स हैं, क्या उनको फ़ायदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सारे मुद्दों पे जो है अभी चर्चा का विषय है, और किस तरीके से हम इकोनॉमी को जो है अपनी ग्रोथ कराएं, क्योंकि देखो बिना फार्मर से ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, दिस इज ए रियलिटी। बट हाउ विल वी मैनेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो भी लिमिटेड है, हम साथ ही साथ मार्केट को भी ओपन करना चाहते हैं, तो हमारे ओवरऑल जो गोल हैं वो कैसे हम ये कर पाते हैं। अब देखना है गवर्नमेंट को कि इस पे आगे डील क्या होती है, गवर्नमेंट बिठा के इनके साथ क्या बातें होती हैं फार्मर्स के साथ, और किस तरीके से एक एग्रीमेंट पे हम पहुंच पाते हैं। तो जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होगा मैं आपके लिए एनालाइज करके लेके आ सकता हूँ। आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि इनमें से किस इशू पे आप डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, क्योंकि देखो इनमें से एक एक इशू पे वी कैन डिस्कस फॉर आवर लाइक 30 मिनट्स एंड 1 आवर, यू कैन इजीली डिस्कस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट इस वीडियो में करना पॉसिबल नहीं था, सो आई जस्ट गिवन द ब्रीफ कि उनकी डिमांड्स मेजर क्या है, ठीक है। सो ये इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।